अच्छा जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर हमने लास्ट क्लास में सर मार्केट वैल्यू निकालना सीख ली थी इक्विटी की। किस हिसाब से हमने कैलकुलेट करना सीख ली थी? ग्रोइंग डिविडेंड्स के हिसाब से। याद आ रहा है? चलो अच्छा जी सर, हमने लास्ट क्लास में ये सारे काम कर लिए थे। हमने देख लिया था कि जी कंपनी की मार्केट वैल्यू किस तरह निकलती है। आज हमने इस पूरे मॉडल को प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ देखना है। डिफरेंट तरीके से इसके क्वेश्चंस आते हैं, वो हमने देखना है। तो सर मैं ज़रा सा रिकॉल कर लूँ कि अगर मेरे पास सर डिविडेंड एक कांस्टेंट रेट से ग्रो करते हैं तो ग्रोथ रेट निकालने के लिए मैं डिविडेंड की हिस्ट्री भी ले सकता हूँ। अच्छा जी, डिविडेंड की हिस्ट्री अगर आपने लेनी है तो ग्रोथ रेट कैसे निकलेगा? हम लेंगे जी लेटेस्ट डिविडेंड, जो नया डिविडेंड है, ठीक है, जिसको डिवाइड करेंगे हम किससे? ओल्डेस्ट डिविडेंड से, सबसे पुराना जो दिया हुआ है, ऐसा। और फिर हम क्या करेंगे जनाब? रेज़ टू द पावर 1/n-1। अच्छा, आप इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो कि आप ले लो जी ओल्डेस्ट डिविडेंड 1 प्लस ग्रोथ रेट रेज़ टू द पावर n, ठीक है जी, इक्वल्स टू क्या चीज़ हमारे पास? ये एक ही फंक्शन है जिसको आप दो तरीकों से लिख सकते हो। डन। इसके बाद फिर हमने ये देखा था कि सर हमारे पास प्राइस बराबर है किस चीज़ के? डिविडेंड इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाय। याद आ रहा है? अच्छा, इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों इस फंक्शन को अगर हम के ई के लिए डिफाइन कर दें तो के ई बराबर है डिविडेंड इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाय। याद आ रहा है मेरे भाई? ये सारी वो चीज़ें जो हमने लास्ट क्लास में देख ली, अब इन्हीं चीज़ों की ना हमने एप्लीकेशन देखनी है, ठीक है। तो अल्लाह का नाम लेके हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक क्वेश्चन, ठीक है। और आप ये कह सकते हैं कि ये आपका एक एग्ज़ाम स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। एक पार्ट इसमें मैं करूँगा, एक आपको करना है, ठीक है। आए ज़रा बोर्ड पे देखें दोस्त। ये कह रहे भैया यू आर गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट 2 कंपनीज। 2 कंपनीज का डाटा आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है। विच आर बोथ फाइनेंस्ड इंटायरली बाय इक्विटी कैपिटल। इसका मतलब क्या है? इसका डेट कैपिटल है ही नहीं, इससे सारा पैसा कहाँ से ले गया है? आइंदा के बाद इसके लिए वर्ड इस्तेमाल होगा ऑल इक्विटी कंपनी। ऑल इक्विटी कंपनी का मतलब इसमें कोई डेट नहीं है। चूंकि अभी तक हमने डेट पढ़ा नहीं है, आगे जाके जब हम डेट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जी ऑल इक्विटी का मतलब क्या। ऑल इक्विटी का मतलब क्या है? सिर्फ इक्विटी फाइनेंस है, नथिंग एल्स, ठीक है। 2 कंपनी है हमारे पास, ट्रेंडी लिमिटेड और जंबो लिमिटेड। ट्रेंडी को हम देखते हैं सबसे पहले। इसके नंबर ऑफ शेयर्स कितने जी? 150 मिलियन, ठीक है जी, 150 मिलियन, हाँ सर, 1.5 लाख शेयर्स और आगे 3 जीरो लगा हुआ, ठीक है, चलो जाने दो। खैर, ये क्या होता है जी? एक्स डिविडेंड, मार्केट प्राइस एक्स डिविडेंड। इसके ऊपर हमने आगे पूरा एक लेक्चर देखना है, हमारी पूरी आधी क्लास जाएगी एक्स डिविडेंड के ऊपर। उर्दू ज़ुबान में इसका मतलब यह है कि अभी अभी कंपनी ने अभी अभी डिविडेंड पे किया है लास्ट ईयर का। इसका क्या मतलब है? अभी अभी कंपनी ने डिविडेंड पे किया किसका? अच्छा, डिविडेंड पे करने से क्या होता है? कंपनी की शेयर की वैल्यू। अच्छा कैसे? मैं छोटा सा एक्सप्लेनेशन देता हूँ इसके ऊपर। अज्यूम करें 1 जनवरी 2022 को मेरे शेयर की वैल्यू थी 10 रुपये। कितने? साल शुरू हुआ, जब साल शुरू हुआ तो कंपनी ने प्रॉफिट कमाना शुरू किया। करते 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 कंपनी ने पूरे साल में 3 रुपये पर शेयर का प्रॉफिट बनाया। कितने का? मिसाल दे रहा हूँ, छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ समझाने के लिए। और ये 3 रुपये कंपनी का ईपीएस है, जिसको आप उर्दू जुबान में कहते हो, ठीक है जी। कंपनी ने अभी तक ये ईपीएस डिविडेंड के तौर पे नहीं दिया, तो उसूलन कंपनी के शेयर की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए? 13 रुपये। इस 13 रुपये को हम क्या क्या कहते हैं जी? कम डिविडेंड। क्या कहते हैं? कम डिविडेंड का मतलब है विद डिविडेंड, यानी अभी तक इस कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया और इसके प्राइस के अंदर वो प्रॉफिट शामिल है जो अभी थोड़ी देर में बढ़ जाएगा, ऐसा। अब कंपनी ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग की और मीटिंग करने के बाद कहा जी इसमें से हम दे रहे हैं 2 रुपये का डिविडेंड। कितने का? 2। कमाए कितने? 3, लेकिन डिविडेंड कितने का दे रहे हैं? मर्जी है कंपनी की, मर्जी है।
₹2 का डिविडेंड दिया और प्राइस ड्रॉप हो गई कितने पे? ₹11 पे। हम कहेंगे जनाब ये कौन सी प्राइस है? एक्स का मतलब तो तुम्हें पता है ना, छोड़ के चला जाए, ठीक है जी। तो इसमें डिविडेंड क्या हुआ? चला गया छोड़ के, एक्स हो गया सर प्राइस। अब आइंदा के बाद जब मैं आपसे कहूंगा जी प्राइस एक्स हो चुकी है, इसका क्या मतलब? इसमें जो अभी का डिविडेंड है वो पे हो गया है। अब मैं आपसे बड़ा टेक्निकल सवाल पूछ रहा हूं, मुझे बताओ ये ₹11 अगर मार्केट वैल्यू है आज की आफ्टर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, तो आप कह सकते हैं दिस इज प्योरली द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर डिविडेंड्स। ऐसा अभी वाला तो पे हो गया ना, अब ये इफेक्टिवली किसकी प्रेजेंट वैल्यू है? जो आगे जाके मिलेंगे। ऐसा ये जो ₹13 की अमाउंट है ये क्या जी? सर दिस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर डिविडेंड्स प्लस द डिविडेंड दैट इज येट टू बी अनाउंस्ड, जो अभी अनाउंस हो जाएगा। ये बात समझ आती है? अब बताओ ये कौन सी प्राइस तुम्हें दे रहा है? एक्स डिविडेंड प्राइस। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, इस फॉर्मूले में जो मार्केट वैल्यू निकलती है ना, वो पता है वो कौन सी मार्केट वैल्यू होती है? ऐसा क्यों? गौर से देखना, ये है D0। ये कौन सा है? D0 का मतलब है अभी जो डिविडेंड दिया गया है। आप इसको क्या कर रहे हो? 1 प्लस ग्रोथ से मल्टीप्लाई करो, यानी अगले साल के डिविडेंड्स की से प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हो आप। ऐसा मैं सर D0 इंटू 1 प्लस जी जो कर रहा हूं, इसका मतलब ये भाई अभी का डिविडेंड नहीं, जो अगले साल से मिलने वाला है उसका और फ्यूचर डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू। तो बताएं एक्स डिविडेंड का मतलब क्या होता है? एक्स डिविडेंड प्राइस, इसमें अभी का डिविडेंड शामिल नहीं है। ये किस चीज की प्रेजेंट वैल्यू है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, D0 इंटू 1 प्लस जी का मतलब क्या है? D0 इंटू 1 प्लस जी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ईयर 1 का यानी नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड, एक ग्रोथ लगने के बाद जो डिविडेंड, उसकी प्रेजेंट वैल्यू है ये। वहां से जो डिविडेंड शुरू हो रहे हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू है। तो अब बताओ आइंदा के बाद जो इस मॉडल से हम मार्केट वैल्यू निकालेंगे वो कम डिविडेंड होगी या एक्स डिविडेंड होगी? उसके अंदर कौन सा डिविडेंड शामिल नहीं है? जो अभी डिविडेंड देना है 1-2 दिन के अंदर, हफ्ते के अंदर, वो शामिल। अब बताओ मैं फिर आपसे पूछ रहा हूँ प्यारे भाई, ये जो आपने प्रेजेंट वैल्यू निकाली है D डिवाइडेड बाई के माइनस जी रखा है या D इंटू 1 प्लस जी? D इंटू 1 प्लस जी का क्या मतलब है? अगले साल का डिविडेंड, ठीक है जी। एक ग्रोथ और लगेगी उसके ऊपर, उस डिविडेंड्स की मैं प्रेजेंट वैल्यू ले रहा हूं। ऐसा है? अब बताएं जी, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज मेंट बाय कम डिविडेंड प्राइस? सर शेयर प्राइस दैट इंक्लूड्स द डिविडेंड व्हिच विल बी पेड इन अ कपल ऑफ डेज और मैक्सिमम अ वीक। ऐसा एक्स डिविडेंड जिसमें से डिविडेंड की करंट डिविडेंड जो ड्यू हो चुका है वो निकल जाएगा, तो बाकी ये बच जाएगी। ये जो बाकी की प्राइस है किस चीज को रिफ्लेक्ट कर रही है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर डिविडेंड्स, यानी जो अगले साल के शुरू होंगे उनकी प्रेजेंट वैल्यू है। पक्का? आगे बढ़ो जी। फिर ये कह रहा है जी करंट अर्निंग्स। नाउ व्हाट इज मेंट बाय करंट अर्निंग्स? ये करंट ईयर का प्रॉफिट है। ऐसा इस प्रॉफिट में से करंट डिविडेंड दिया गया है। ये डिविडेंड दे दिया जा चुका है या देना है? दे चुके हैं। क्यों? एक्स डिविडेंड प्राइस का मतलब ये कि अभी अभी हमने डिविडेंड दिया है। ऐसा फिर हमारे पास बैलेंस शीट पे बुक वैल्यू इतनी आ रही है। अच्छा आप एक चीज़ नोट करें, इसमें सिर्फ एक चीज़ पर शेयर दी हुई है, बाकी प्रॉफिट भी टोटल दिया हुआ है, उसमें से डिविडेंड भी टोटल दिया हुआ है, बैलेंस शीट का कैपिटल एम्प्लॉयड का फिगर भी टोटल ही है, यानी पूरी कंपनी का है। और वो कहे डिविडेंड 5 ईयर्स अगो, ये है 2473। आपसे रिक्वायर्ड क्या है? आपको मुझे कॉस्ट ऑफ इक्विटी यानी KE निकाल के देना है। क्या निकाल के देना है? KE निकाल के देना है। कैसे निकालोगे KE? सबसे पहले ग्रोथ रेट निकालोगे। ऐसा तो आपका ये 5 साल पहले डिविडेंड था, ये आज का डिविडेंड है, ठीक है। तो डिविडेंड की हिस्ट्री से अच्छा आपको क्या ये 5 साल का मतलब 5 साल या 4 साल हैं? नहीं, अच्छा ये 4 साल नहीं है, ये 5 का मतलब 5 साल। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ सर, ये एग्जैक्टली 5 साल पुराना डिविडेंड है। अच्छा आपने जो ये वाला देखा था ना, इसमें 4 क्यों लिखे थे? देखें आपने जब डिविडेंड दिया ना 120 रुपए का इस एग्जाम्पल में, ये ईयर 0 पे नहीं दिया आपने, ईयर 1 पे दिया, नहीं पहले साल के एंड पे दिया है। और ये जो डिविडेंड आपने दिया ये 5वें साल के एंड पे दिया है। तो पहले साल के एंड से 5वें साल के एंड तक 5 साल नहीं होते, 4 साल होते हैं। लेकिन अगर एग्जामिनर आपको इस तरह का सवाल दे जैसे भी आपने देखा और उसमें लिख के दे दिया कि डिविडेंड जो है वो कब पे हुआ है, पुराना वाला
5 साल, तो अब आपने 5 ही लेना है, 4 नहीं लेना है आपने, ठीक है जी, क्योंकि हमने तो ऊपर कैलकुलेट करना था, तो हमने कैलकुलेट खुद किया 1 2 3 4, यहाँ एग्जामिनर आपको बोल रहे हैं जी 5। इसका मतलब है सर ये जो डिविडेंड दिया गया था ये एग्जैक्टली 5 साल पहले दिया गया था। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे के ई मालूम करनी है, सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? ग्रोथ रेट निकालें। ग्रोथ रेट निकालने के लिए इधर आपके पास 2 फंक्शंस अवेलेबल है। कौन से? एक डिविडेंड की हिस्ट्री है और एक गॉर्डन्स मॉडल है। गॉर्डन मॉडल भी यहाँ लग सकता है, डिविडेंड हिस्ट्री भी यहाँ लग सकती है। फिर मार्केट वैल्यू पर शेयर दी हुई है। आप मुझे क्या निकाल के देंगे? कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल के देंगे। पहले सिर्फ ट्रेंडी कंपनी का मुझे कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल के दे दो, अगर निकल जाती है ये तो ये आपका एग्जाम स्टैंडर्ड है इस वक्त, ये मैं आपको बता रहा हूँ। शाबाश। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ। अच्छा, बोर्ड पे देखो दोस्त, एक सवाल होते हुए देख लो ताकि तुम्हारा जहन खुल जाए इसमें सवाल करते किस तरह का। देखिए, सबसे पहले हम ग्रोथ रेट निकाल रहे हैं। प्लीज़ मेरे बच्चों बोर्ड पे देखिएगा। प्यारे भाई, ग्रोथ रेट निकालने के लिए हम 2 मेथड्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है जी। देखिए, ग्रोथ रेट निकालने के लिए सबसे पहले हिस्ट्री, डिविडेंड की हिस्ट्री से हम जा रहे हैं। डिविडेंड की हिस्ट्री आपको ये कह रही है कि हमारे पास 5 साल पहले डिविडेंड था 2473, और ग्रो करता करता 5 सालों में हो गया 6158। अच्छा, आप अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस इस्तेमाल करें ना, तो इस बंदे का प्रॉफिट है 62,000 रुपए का, और इसमें आप डिविडेंड देखें तो ये 10% भी पे नहीं कर रहा, तो इसका मतलब इसका रिटेंशन रेशियो को 90% होगा, तो इसकी ग्रोथ रेट भी काफ़ी हाई आ रही होगी। ऐसा तो मुझे एक बात बताइए, इधर ग्रोथ रेट क्या आ रहा है? 20.2, पूरा 20%। पक्का जी? ये आ गया ग्रोथ रेट। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है? वो है गॉर्डन्स मॉडल। गॉर्डन भाई हमें ये कहते हैं कि ग्रोथ रेट 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक है आपकी रिटेंशन पॉलिसी और एक है आपका आरओई। ये हम निकाल लेते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, गौर से देखना मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत टेक्निकल चीज़ है, सीधा नहीं है ये जो आपको वैल्यू दी हुई है ना 3,15,000, इसके आगे लिखा है बैलेंस शीट वैल्यू। इसका मतलब है ये साल के एंड के नेट एसेट्स हैं। हमने प्रॉफिट किस पे कमाया था, एंड पे या शुरू पे? शुरू के नेट एसेट्स पे कमाया था, तो मेरे पास ओपनिंग नेट एसेट्स तो है ही नहीं। हाँ, मुझे ये पता है कि सर मेरा प्रॉफिट कितना है और मैंने डिविडेंड कितना दिया। ऐसा तो सर मुझे एक चीज़ का पता है कि मेरे पास कुछ ओपनिंग नेट एसेट्स या इक्विटी होती है, उसमें हम ऐड करते हैं क्या चीज़? प्रॉफिट जो हमने कमाया होता है। याद आ रहा है मनुष्यों? ऐसे नहीं देखो मुझे, ऐसे नहीं देखो, ये रहा ओपनिंग कैपिटल, ऐड प्रॉफिट, नशेड़ियों लेस डिविडेंड, और क्या बचा? क्लोजिंग। ऐसा है। यहाँ क्या जी? मेरा ओपनिंग नेट एसेट्स नहीं पता मुझे, प्रॉफिट लेस। अच्छा, मुझे इस बंदे ने इतना बताया हुआ है कि आपका क्लोजिंग नेट एसेट्स कितना है। कितना है जी क्लोजिंग नेट एसेट्स बुक में? 3 लाख। अब 3,15,000 का मतलब यह है प्यारे भाई, आपने वर्क बैक करना है इसमें। अब क्या चीज़ें आपको पता है? सर मुझे प्रॉफिट पता है कितने का, 62,858। 62,858। सर मुझे डिविडेंड पता है कितना? 6,158। अब बैलेंसिंग फिगर ऊपर बताओ कितना आ रहा है? 25। ऐसा एक बात बताऊं तुम्हें, जिस तरीके से तुम लोग चीज़ें क्लास ले रहे हो और जिस तरीके से ये तुम लोगों का मामला चल रहा है ना, होमवर्क चल रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है यार मुझे। ठीक है जी, ये अगर तुम इस टॉपिक को इतना लाइट लेके चल रहे हो ना, आगे फिर इसी टॉपिक के इम्प्लीकेशन है। घर जाके देख लिया करो यार। अब तो मतलब 1-1.25 घंटे की क्लास का वर्क काम मैं भी देखा, कोई 40 मिनट का भी लेक्चर नहीं निकलता इसमें से, वो तो देख लिया करो घर जाके यार। अब बताइए, अगर मैं इसमें से ROE निकालूं तो ROE कैसे निकलता है जी? ROE बराबर है प्रॉफिट ओवर
ओपनिंग कैपिटल, अच्छा प्रॉफिट कितना है 61, ना 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 62, डिवाइडेड बाय द ओपनिंग कैपिटल, क्या आ रहा है मेरे बच्चों 24.33, ये क्या हमारा आरओई ऐसा। इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं मेरा रिटेंशन रेशियो कितना है, रिटेंशन रेशियो बड़ा आसान है सर। ओ भैया आपने 62,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया 858, जिसमें से आपने बांटा कितना 61, तो बाकी आपने रिटेन कर लिया। तो रिटेन प्रॉफिट को अगर मैं प्रॉफिट से डिवाइड कर दूं तो क्या आ रहा है सर 90 पॉइंट। तो अब मेरे पास दो रेशियोज आ गए सर, एक मेरे पास सर रिटेंशन रेशियो आ गया और एक मेरे पास आरओई आ गया। तो सर इसको हम यहाँ डाल देते हैं सर, रिटेंशन रेशियो इज 90.2 मल्टीप्लाई बाय 24.33, बताएं ग्रोथ रेट क्या आ रहा है 21 अब ये दोनों ग्रोथ रेट आपके सामने, ठीक है जी, और इनमें स्लाइड से डिफरेंस है, उन्हें दो सानू की, ये 20 है और ये पता नहीं कौन सा कलर है, कौन सा नहीं, तुम लोग बाद में कहोगे यार सर की टेस्ट। ऐसा। अब मुझे एक चीज़ ये बताओ सर, मैं अगर आपसे कहूँ कि आप मुझे KE निकालना है, तो KE निकालना तो अब आसान हो गया ना, डिविडेंड ग्रोथ रेट आ गया। अब KE कैसे निकलेगा भैया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए हमारे पास फंक्शन ये है कि डिविडेंड इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाय KE माइनस P0 प्लस। अच्छा एक चीज़ याद रखो कि अगर ये डिविडेंड पर शेयर लोगे तो ये P0 भी क्या होगा पर शेयर होगा, ऐसा। अगर ये D0 ये सॉरी डिविडेंड जो है ना वो एंटायर कंपनी का होगा, तो ये प्राइस भी कंप्लीट इक्विटी की होगी, ये पर शेयर नहीं होगी। अब मुझे एक बात बताएं सर, हमारे पास डिविडेंड दिया हुआ है 6,158 पूरा, जबकि एक शेयर की वैल्यू दी हुई है 3.42, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे सर 150,000 से। देखो क्या आ रहा है 3.42 इंटू 150,000, तो मैं अगर आपसे कहूँ जी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी सर कितने 1.5 लाख इंटू कितना आ रही, अब बताएं जी मैं अगर अब KE निकालूं तो बताएं डिविडेंड कितना है 61 इंटू 1 प्लस, अब कौन सा ग्रोथ रेट लें सर, ये ले सकते हैं आप, वो भी ले सकते हैं, दोनों से KE निकाल सकते हैं, तो हम एक से निकाल लेते हैं डिवाइडेड बाय प्लस कितना ऐसा। अब आप एक काम करें, ये कॉपी करें और मुझे वो जो जंबो कंपनी है ना बराबर में जो आ रही है उसका ये सारा काम करके दें, शाबाश। और मैं आपको कहा कि ये आपका एग्ज़ाम स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में इस लेवल का सवाल आता है, अभी तक आ रहा है, आगे का भरोसा नहीं है, ठीक है जी। What if P0 is कम डिविडेंड then we have to make it X, बिल्कुल सही कह रहे हो, चलो देख लेते हैं। अच्छा जी आए इधर, अब मैं इसको करवा रहा हूँ, अब आपने मुझे गाइड करना है सर इसमें। मुझे सबसे पहले एक बात बताएं, ये कौन सा जंबो ना, अच्छा जंबो में ग्रोथ रेट सबसे पहले लेटेस्ट डिविडेंड कितना है सर
48,130 और 37,600। अड़तालीस 1,130। मुझे बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ग्रोथ कितनी है? 5%। अच्छा, दिस मेक सेंस। क्यों? आप अपना प्रॉफिट देखें कितना है। आपका प्रॉफिट है कोई 63,000, बांट आप उसमें से एक अच्छा हेफ्टी पोर्शन बांट रहे हो, तो ग्रोथ कम होनी चाहिए। अच्छा, 63,952 ये आपका प्रॉफिट है। तो ग्रोथ रेट एक और तरीके से हम निकाल लेते हैं। हाँ जी, ग्रोथ रेट निकालने का एक और तरीका, B इंटू, अब मैं ये डायरेक्ट अप्लाई कर दूं। अच्छा मुझे बताएं, सबसे पहले मेरे पास B क्या है जी? प्रॉफिट कितना है? 63,952। इसमें से मैंने बाट कितना दिया? 48,130। पक्का? डिवाइडेड बाय, ये हो गया मेरे पास रिटेंशन। आर क्या है मेरे पास? सर 63,952 डिवाइडेड बाय ओपनिंग कैपिटल चाहिए मुझे। थोड़ा सा टेक्निकल हो जाऊं, ओपनिंग कैपिटल यही निकाल दूं, हैं ऐसा? मुझे बता क्लोजिंग कैपिटल कितना है? 29। ये क्लोजिंग कैपिटल है, ये आया है डिविडेंड देने के बाद, तो डिविडेंड ऐड बैक कर दो, और प्रॉफिट सर माइनस कर दे इसमें, तो डायरेक्ट क्या आ रहा है? अब बताएं जी, आपको ये ग्रोथ रेट इस्तेमाल कर लें, आपके पास के आ जाएगा। अच्छा, के निकालने के लिए अब क्या करें? मुझे बताएं डिविडेंड कितना है मेरे पास? 48,130 इंटू 1 प्लस 5.7% डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू एक शेयर की दी हुई है 65 पैसे, और टोटल नंबर ऑफ शेयर में 5 लाख। तो ऐसे कर दें, हाँ दूसरा वाला ले लो, कोई टेंशन नहीं है। 5% कितना हो है? नहीं, दोनों में से कोई भी मेथड एग्जाम। अच्छा मुझे बताओ, प्रेफर किसको करोगे? हिस्ट्री ऑफ डिविडेंड को। नहीं है तो फिर आप गॉर्डन मॉडल यूज कर लें। हमने हिस्ट्री वाला ले लिया, 5% सेट है, प्लस क्या रहा जी? के 20 पॉइंट, राउंडिंग ऑफ की वजह से आ रहा होगा, कोई टेंशन नहीं। ये नहीं, ऊपर और नीचे वाला डिविडेंड 5.7 और 5 ये अलग अलग क्यों आ रहे हैं, ये पूछ रहे हो? ये ना देखो, डिविडेंड की ग्रोथ रेट से आप निकाल लो पिछले सारे सालों का ग्रोथ रेट, एवरेज निकाल लो। किसी साल में ग्रोथ रेट 6% रहा होगा, किसी साल में 4% रहा होगा, किसी साल में 5% रहा होगा। ये वेटेड एवरेज ग्रोथ रेट है, क्या कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 5%। लेकिन जो तुम वो निकाल रहे हो ग्रोथ रेट गॉर्डन्स मॉडल से, तो सिर्फ एक साल के डाटा से निकाल रहे हो ना, कि करंट ईयर में हमने डिविडेंड कितना दिया है, और वो एज अ परसेंटेज ऑफ ओपनिंग कैपिटल कितना है, और आर कितना है। ये तो करंट ईयर का है, मे बी 5 पिछले सालों में कुछ और हिसाब किताब रहा हो। तो गॉर्डन मॉडल के साथ सबसे बड़ा इशू ये है कि बड़े लिमिटेड डाटा के ऊपर ओपिनियन देता है। सिर्फ एक साल का डाटा लेके वो आपसे कहेगा ग्रोथ रेट ये, विच मे नॉट बी द केस इन पास्ट। ठीक है ना? हाँ, वो सबसे बेहतर है कि आप डिविडेंड हिस्ट्री से, इन दोनों का एवरेज नहीं ले लेना कहीं, बस आप ऊपर वाला ले लो, वो बहुत बेहतर है। पेपर में बाज़ औक़ात डिविडेंड की हिस्ट्री देता है, बाज़ औक़ात नहीं देता, ठीक, अक्सर दे देता है वो। ठीक है जी, हैं? हाँ, 2 तरीक़ों से निकाल के दे दो और बताओ दोनों में फ़र्क कितना है, तो आप उस पर ओपिनियन भी दे सकते हैं अपना। दोनों में फ़र्क इसलिए है कि हिस्ट्री ऑफ डिविडेंड में हमने जो है वो जो ग्रोथ रेट कैलकुलेट किया है वो पूरी हिस्ट्री का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है, लेकिन जो गॉर्डन्स मॉडल है उसमें सिर्फ हमने लास्ट ईयर के डाटा को बेस बनाया बस। किसे? अच्छा देखो, पूछने वाला मामला ना अभी तक वो आया नहीं है। वो आपको कहता है कि एक तो कहता है कि जी करंट बैक निकालो, फिर वो चेंजेस देता है आपको कि ये चेंज होने वाला है, वो चेंज होने वाला है, वो चेंज होने वाला है।
नया वैक निकाल के दो और बताओ कंपनी की मार्केट वैल्यू पे क्या इम्पैक्ट आया। 11 नंबर का सवाल 8 मिनट में सॉल्व हो जाता है अगर आपको चीज़ें आती हैं तो, ठीक है ना। MFA के पेपर में मसला नहीं होता लेंथ का कि यार पेपर रह गया मैं कर नहीं पाया, ये नहीं होता मसला, ठीक है ना। ये मसला होता है कि टाइम बहुत है आता नहीं है, ठीक है ना। नहीं ऐसा भी नहीं होता। तो याकूब दोबारा बता रहे दोनों में, बिल्कुल कर सकते हैं मुश्तबा, बिल्कुल कर सकते हैं बेटा। देखो ग्रोथ रेट के अंदर जो 5 साल प्रधान हमने लिए ना, वो लिख के दे रहा है कि 5 साल पहले डिविडेंड ये था, तो हमने इसलिए 5 साल लिए, ऐसा जी। बड़े हम आगे। देखो मिसाल के तौर पर तुम पिछले सालों में डिविडेंड देते रहे हो 80%, इस साल तुमने जो है ना वो 50% डिविडेंड दे दिया, तो जो तुम्हारा ग्रोथ रेट निकलेगा वो तो इस साल के डिविडेंड के हिसाब से निकलेगा गॉर्डन्स मॉडल में, ठीक है ना। और मे भी तुम्हारी वो ऐसी पॉलिसी ना हो कि तुम उसको फ्यूचर में कैरी करो। तो गॉर्डन्स मॉडल काम चलाओ मॉडल है। असल जो मॉडल देखने वाला है वो क्या है, हिस्ट्री ऑफ डिविडेंड, कि हमने हिस्ट्री में डिविडेंड कैसे मेंटेन किए। मे भी किसी एक साल हम जो है वो थोड़ा सा जो है वो बाहर निकल गए अपनी अपनी जो है वो रेंज से, ज़्यादा डिविडेंड दे दिया, मे भी एक साल हमने ज़्यादा रिटेन कर लिया। तो गॉर्डन्स मॉडल से रिस्क ये कि एक ऐसा ग्रोथ रेट कैलकुलेट होगा जो रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा, ठीक है ना। बड़े हम आगे दोस्त। हाँ जी, सवाल है सर ये। अब मुझे एक बात बताएं, गौर से सुनना, ये सवाल है थोड़ा सा ट्रिकी सवाल, अपेरेंटली बहुत आसान लग रहा है। करंट ईयर का डिविडेंड है 160, लास्ट ईयर का डिविडेंड है 148.15, तो इससे आपने ग्रोथ रेट खुद कैलकुलेट करना है, ठीक है। फिर कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको दी हुई है, मांगा क्या है, मार्केट वैल्यू। शाबाश करो, छोटा सा नन्ना सा सवाल है। हाँ एक साल का, एक साल से ही निकालना है हमने। अच्छा एक बात बताओ, यहां पर डिविडेंड वाला फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, डिविडेंड डिवाइड बाय की? नहीं सर, आप देख रहे हैं कि ग्रोथ आ रही है डिविडेंड में, तो आप कैसे कर सकते हैं फिर ऐसा? क्या करें, ग्रोथ रेट निकाल लें, बड़ा आसान है सर। मैं कह रहा हूं जी, एक साल पहले डिविडेंड था 148.15, ये ग्रो हुआ और हो गया कितना, 101, सीधा सीधा 8% था यार, इसमें क्या था ऐसा। ये क्या आ गया जी हमारा 8% का हिसाब किताब, ऐसा। दोस्त बोर्ड पे देखना। अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताएं, मैं के निकालना चाह रहा हूँ, तो के निकालने के लिए मैं लेता हूँ लेटेस्ट डिविडेंड इंटू 1 प्लस कितना जी, डिवाइडेड बाय 1080, पक्का। आगे बढ़े, आपको मैं एक छोटा सा ना एक छोटा सा फंक्शन आपको सिखाऊंगा और फिर उसके ऊपर मैं एक सवाल आपको दूंगा। तैयार हो? ठीक है मेरे बच्चों, कर लेते हैं, कोई टेंशन नहीं। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। पहले मैं एक छोटी सी चीज़ और करा दूं, उसमें था क्या होमवर्क क्वेश्चन नंबर 3 में हैं? अच्छा चलो आओ पहले वो करा देता हूँ आप लोगों, यार यहाँ देख लो, बोर्ड पे देखना। अब मेरा एक सवाल है? अच्छा मैं एक सवाल करवा देता हूँ, यहाँ देख लें। मुझे बताएं, करंट ईयर का डिविडेंड है 16 रुपये, ठीक है जी। नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड ये होगा जनाब 17.6, नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड। के ही है मेरे पास 25%, मुझे मार्केट वैल्यू पर शेयर चाहिए। अरे मल्टीपल ग्रोथ रेट का सवाल मैंने क्या कल दे दिया तुम लोगों को क्या? खैर वो आज हमारा टॉपिक है, वो करना है हमने।
बताएं। मार्केट वैल्यू ईयर 0 पे निकलती है। करंट ईयर का मतलब है अभी दे चुके हैं हम ये। देने के बाद जो वैल्यू बची है वो क्या है? नहीं ईयर, अब जैसे यहाँ ईयर 1 आ रहा है 17.6, हम इसको नहीं लेंगे। 17.6 को 1 + G किया था। नहीं ये नहीं हो सकता यार, चलो देख लेते हैं, अभी कोई टेंशन नहीं। किया तो गलत किया फिर। हाँ जी हसन भाई, ऐसे क्यों बैठे हुए आज? अगले साल हमारा प्लान डिविडेंड इतना हम देंगे। हैं? नहीं, मार्केट वैल्यू तो आपने निकालनी है आज के हिसाब से, इससे क्या निकलेगा सर? कंपनी का प्लान है ना 16 रुपये आज डिविडेंड दे रहे हैं, अगले साल हम थोड़ा सा ज़्यादा देंगे, तो वो ज़्यादा से क्या निकल आएगी? ग्रोथ निकल आएगी। निकालें शाबाश जी। कितना? 800? 8 नहीं, 8% तो ग्रोथ रेट है या क्या ही है? नहीं ग्रोथ रेट 8% तो नहीं है, 10 है। हाँ जी मार्केट वैल्यू किसी ने 117 निकाली है, किसी ने। अच्छा आओ जरा बोर्ड में देखो दोस्त, यहां देखो एक बात बताएं, जो आप ऊपर फंक्शन लिखते हो ना D0 इंटू 1 + G, ये D0 क्या है? अभी जो डिविडेंड पे हुआ है ये वो है, ऐसा। तो D0 इंटू 1 + G क्या है? ये अगले साल का डिविडेंड है, ऐसा। अब मुझे बता सर इसमें से ग्रोथ रेट कैसे निकलेगा? सर मेरे पास ग्रोथ रेट निकालने के लिए मुझे वो कह रहे हैं कि 16 रुपये आज का डिविडेंड है और ये ग्रो करेगा एक सर्टेन ग्रोथ रेट से, और ये अगले साल 17.6 हो जाएगा। ठीक है जी, तो इसमें ग्रोथ रेट क्या निकल रहा है? यार एक बात बताओ, ये जो ग्रोथ रेट होता है ये हिस्ट्री का होना चाहिए या फ्यूचर का होना चाहिए? हम निकालते हैं हिस्ट्री से और अज्यूम करते हैं कि फ्यूचर में भी यही होगा, यहाँ तो उससे फ्यूचर का ही दे दिया आपको, तो टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे कहूँ अब मुझे निकालनी है जी मार्केट वैल्यू, कैसे निकलेगी? मार्केट वैल्यू निकलेगी जी 16 रुपये का करंट डिविडेंड इंटू 1 + 10% डिवाइडेड बाय 25% माइनस। अच्छा ये ऐसे भी निकल सकता है और ऐसे भी निकल सकता है, 17.6 डिवाइडेड बाय, ऐसा क्यों सर? 1 + G करके उतना ही हो जाएगा ना, तो इसका मतलब है भाई आप ये भी कर सकते हो। देखो क्या आ रहा है, और इधर वाह वाह जी, यही चाहिए पक्का जी। अच्छा अगर एग्जाम में आपको कहे जी कि डिविडेंड की हिस्ट्री इंडिकेट्स अ ग्रोथ रेट ऑफ 8%, बट सिंस कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी विल बी इंक्रीज, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटीज आ रही है वो अपॉर्चुनिटीज आ रही है, एंड फ्यूचर ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू बी 10%, तो बताओ फिर आप क्या करोगे? 8 लोगे 10 लोगे? हम 10 लेंगे फिर, ठीक है जी। तो ये जो हिस्ट्री से डिविडेंड, इस हिस्ट्री से जो ग्रोथ रेट निकाल रहे हो, ये तो कैलकुलेट करने का एक तरीका है। वैसे हमें ग्रोथ रेट कौन सा चाहिए? फ्यूचर का चाहिए। तो अगर वो नहीं, फ्यूचर का नहीं पता, तो हम क्या अज्यूम करते हैं? हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ, ठीक है ना। आगे बढ़े हम दोस्त, आओ मेरे प्यारे बच्चों, बहुत छोटा सा सवाल है, नन्ना मुन्ना सा सवाल है, आपके लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको ये करवा के शर्मिंदा करना चाह रहा हूँ। सर मुझे बताया मैं इसमें क्या करूँ? ग्रोथ रेट निकाल लूँ इस तरह? ग्रोथ रेट किस तरह निकलेगा प्यारे भाई? सर मेरे पास डिविडेंड है कितने का? 4 रुपए का 5 साल पहले, और अब कितना होगा जी? 5.1051। बताएं ग्रोथ रेट कितना आ रहा है? 5%। मुझे एक बात बताओ सर, ये ग्रोथ रेट गॉर्डन्स मॉडल से निकला है या सही से निकला है? सर अब बताएं मेरे प्यारे बच्चों, मैं अगर आपको ये कहूँ प्यारे भाई
मेरे पास मार्केट वैल्यू दी हुई है, के डिविडेंड दिया हुआ है 5.10 इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू 48.73 प्लस क्या आ रहा है, डन है जी, पक्का। अपने पास हेडिंग डालें फ्यू इंपॉर्टेंट रेशोज। ऐसा डिविडेंड ग्रोथ रेट डिक्रीज में जा सकती है, एक साल की गई होगी ना, सारे सालों में डिक्रीज में जा रही है तो फिर तो ख़त्म हो जाएगी कंपनी कुछ सालों। डिविडेंड डिक्रीज होते होते ज़ीरो में चला गया। अच्छा, डिविडेंड नेगेटिव ज़ीरो से नीचे आ सकता है? भाई क्या शेयर होल्डर पे लायबिलिटी लिमिटेड है अनलिमिटेड है? लिमिटेड लायबिलिटी है ना। तो तुम उसको फ़ोन करो, वो कह रहा है सर डिविडेंड आना था, आप कह रहे हो डिविडेंड तो बाद में आएगा, 50 रुपये तू लेके पहुँच। नहीं, ऐसे नहीं होता जी, ठीक है जी। कैसे? ये जो फंक्शन आप पढ़ रहे हो ना, इसकी लिमिटेशन यही है कि ग्रोथ रेट के से ज़्यादा हो गया तो ये फंक्शन बैठ जाएगा। लेकिन इसका जवाब भी है कि ऐसी कौन सी कंपनी है जिसमें डिविडेंड 25% से ग्रो कर रहा है और उसका शेयर होल्डर इतना मासूम और बेवकूफ़ और गधा आदमी है कि वो कंपनी से सिर्फ 16% का रिटर्न मांग रहा है? तो ये होता है ना कि ग्रोथ रेट के से कोई 5 टाइम्स कम होता है, ठीक है जी। ये जनरल एक रेशो रहता है कि यार 4 to 5 टाइम्स जो है ना, वो जितना ग्रोथ रेट है उसके 4 to 5 टाइम्स के ही होता है। तो ये नहीं हो सकता कि ग्रोथ रेट 25% चल रहा, मासूम आदमी सर मुझे 16% का रिटर्न दे दें, ठीक है ना। अच्छा जी, आए ज़रा कुछ इंपॉर्टेंट रेशो। सर हमारे पास एक रेशो है, कौन सा रेशो? पीई रेशो। ये क्या होता है जी पीई रेशो? नाम ही इसका क्या, पी यानी प्राइस ओवर अर्निंग्स यानी प्रॉफिट। ऐसा ज़रा सुनना मेरे बच्चों, इसकी पहले आपने कमेंट्री ढंग से सुननी है। मेरी कंपनी के शेयर की प्राइस है 500 रुपये, एक शेयर की प्राइस, और मेरी कंपनी का जो अर्निंग है यानी ईपीएस है वो ऐसे मिसाल के तौर पर 40 रुपीज़। क्या आ रहा है पी? इसका मतलब समझते हो? 12.5 का मतलब ये 1 रुपए की एनुअल अर्निंग के लिए 1 रुपए की एनुअल अर्निंग के लिए अगर आपको कहा जाए कि आपको 1 रुपए की अर्निंग हर साल मिलेगी, आप ये शेयर खरीदना चाहोगे? आप कह रहे हैं हाँ, लेकिन मैं 12.5 से ज़्यादा नहीं दूंगा। इसका मतलब है यू आर विलिंग टू पे 12.5 रुपीज़ टू परचेज दैट शेयर, जो कि आपको सालाना प्रॉफिट कितने का दे रहा है? 1 रुपए का। ऐसा। अब मेरा एक सवाल है और सुनना, आपके सामने एक कंपनी है जिसका नाम है एंग्रो या यूनिलीवर्स ले लो, ठीक है, और एक है थल कॉरपोरेशन। ये एंग्रो का पीई है सर 15। क्या मतलब? एंग्रो आपको कह रहा है मैं 1 रुपया साल का प्रॉफिट कमा के दूंगा, आप कह रहे हो सर मैं आपके शेयर को 15 रुपए में खरीदूंगा। थल भी मासूम आके खड़ा हो गया, थल ने कहा मैं 1 रुपया मैं भी कमा के दूंगा, आप मुझे कितने दोगे? अब बताओ एंग्रो से ज़्यादा दूं या कम दूं? हाँ ना, कम देंगे। हमने कहा भाई 9 रुपये। क्यों? थल कॉरपोरेशन कह रहा है 9 रुपये, उसको एंग्रो को 15 क्यों दे रहे हो? मैं कह रहा हूँ यार देखो, मुझे डाउट है कि तुम 1 रुपया कमा के दोगे नहीं दोगे, तो मैं 9 रुपये से ज़्यादा आपके पास इन्वेस्ट नहीं कर रहा। ऐसा, ये बात समझ आती है? तो मुझे बताएं सर ये पीई शो क्या करता है? ये इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस शो करता है, ठीक है जी। आप गौर से सुनना अच्छे तरीके से। आगे आगे ना ज़िंदगी में कभी तुमने किसी पॉइंट पे सीएफए पढ़ा तो तुम एक चीज़ पढ़ोगे, लॉ ऑफ वन प्राइस। लॉ ऑफ वन प्राइस ये कहता है कि अगर 2 एसेट्स का रिटर्न सेम है, 2 एसेट्स का रिटर्न सेम है तो उसकी प्राइस सेम होनी चाहिए। क्या आपको पी रेशो लॉ ऑफ वन प्राइस को कंप्लाई करता हुआ नजर आ रहा है? नहीं। दोनों कह रहे हैं हम 1 रुपये का अर्निंग देंगे, लेकिन दोनों की प्राइस क्या है? चेंज है। रीजन? वेरी गुड सर, रिस्क, परसीव्ड रिस्क। दोनों कमिट कर रहे हैं कि 1 रुपये की अर्निंग्स दे रहे हैं, लेकिन हमारा शेयर होल्डर कह रहे हैं नहीं, एंग्रो पे तो भरोसा है, उसके लिए मैं 15 दे दूंगा।
लेकिन थल कॉरपोरेशन पे भरोसा, तो मैं उसके लिए क्या दे रहा हूँ, 9 रुपये दे रहा हूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकता। गौर तो सुनना, गौर सुनना, गौर सुनना। मुझे एक बात बताएं, ये है, अल्लाह माफ़ करे, ये एक बस है, गौर से सुनना। ये बस के अंदर एक बंदा आके कहता है जी ये मंजन बेच रहा है, ये मंजन की डब्बी है इसके हाथ में, कह रहे जी रुकमानी मंजन जी दांत का दर्द सही करेगा, दांत साफ करेगा, ठीक है जी। कंपनी की मशहूरी के लिए एक डब्बी 20 रुपये में, कंपनी की मशहूरी के लिए एक डब्बी 20 रुपये, भाई आपको भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा, रुके मैं आ रहा हूँ आपके पास, ऐसा है। अच्छा ये देखें, ये है हमारे पास सर एक ज़बरदस्त किस्म का जो है वो क्या कहते हैं इसको, यूटिलिटी स्टोर तो नहीं कहेंगे हम, क्या कहेंगे उसको, जो चेज़अप और नाहिद टाइप के, ये मार्ट है सर कोई बहुत बड़ा, ठीक है जी, डिफेंस में खुला हुआ है जी, ठीक है जी। इधर भी एक लुकमानी मंजन है, यहाँ डब्बी पड़ी हुई है, ठीक है जी। आप ये इन्वेस्टर हो, आप बस में भी सफ़र करते हो, आप यहाँ आके भी जो है वो चीज़ें ख़रीदते हो, दोनों जगह पे आपको लुकमानी मंजन नज़र आ रहा है। मुझे बताओ, ये कह रहा है 50 रुपये का एक, बस में भी बस वाला बंदा भी 50 मांगता, देते उसको नहीं, क्यों, रिस्क है, पता नहीं ओरिजिनल है नहीं है, पता नहीं सही है या नहीं है, पता नहीं वो फ़ायदा दे या ना दे, तो आप क्या करते हो, कम कीमत कोट करते हो। इसका मतलब ये कि सर 1 रुपये की अर्निंग के लिए इन्वेस्टर इज विलिंग टू पे वो जो अमाउंट है, वो पी रेशो कहलाता है हमारे पास। ऐसा अगर आपका इन्वेस्टर आपको रिस्की परसीव करता है तो पी कम होगा। अगर एक इन्वेस्टर आपको समझता है कि आपका प्रॉफिटेबल रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, बेहतरीन हो, फलाना और ढिमका हो, तो वो क्या करेगा, ज़्यादा पैसे देने को तैयार हो जाएगा। ऐसा अब सोचो 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 और सुनो, अगर ऐसा किया जाए कि जो मार्ट का ओनर है ये जाके ये सारे मंजन खरीद ले जो बस वाला दे रहा है, तो अपनी दुकान पे लाके 50 रुपये में बेच सकता है। हाँ, इसको कहते हैं बूट स्ट्रैपिंग। जब एक बड़ी पी वाली कंपनी एक छोटी पी वाली कंपनी को खरीद लेती है, तो लोग अब छोटी पी वाली कंपनी को नज़रअंदाज करके क्या अज्यूम करते हैं कि ये बड़ी पी वाली कंपनी है। जैसे एक ज़माने में यूनिलीवर्स बहुत बड़ा नाम था, अभी भी है। यूनिलीवर्स ने एक बीमार कंपनी थी डालडा, उसको खरीद लिया। डालडा का पी था 4 रुपये, ठीक है जी, यानी 1 रुपये की अर्निंग के लिए 4 रुपये देने को तैयार था इन्वेस्टर। यूनिलीवर का पी था 15। जब डालडा को खरीद लिया तो क्या हुआ, अब यूनिलीवर ने कहा ये डालडा मेरा पार्ट है भाई, अब भी इसकी 1 रुपये की अर्निंग के लिए तुम क्या 4 रुपये पे करोगे। इन्वेस्टर ने कहा नहीं, अब तो हम ज़्यादा देंगे। क्यों, अभी आपके साथ एसोसिएटेड है। तो याद रखिएगा, एक बड़ा पी इंडिकेट करता है किस चीज़ को, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस ज़्यादा है भाई, इसमें 1 रुपये की अर्निंग के लिए ज़्यादा पैसे देने को तैयार है। छोटा पी क्या इंडिकेट करता है, रिस्क। यार लोग मान नहीं रहे, दे रहा है, एक रुपये का रिटर्न दे रहा है, लेकिन पता नहीं दे नहीं दे, तो लोग ज़्यादा पैसे देने को तैयार नहीं है। तो जब एक छोटी पी वाली कंपनी को बड़ी पी वाली कंपनी खरीद लेती है, इसको हम क्या कहते हैं, बूट स्ट्रैपिंग। क्यों खरीद लिया, क्योंकि उसको पता है कि यार इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस यहाँ गंदा है, मेरे पास तो बहुत अच्छा है, तो एक काम करता हूँ मैं अपनी अम्ब्रेला में इसको भी ले लेता हूँ, तो लोग इसकी अर्निंग्स को भी क्या करेंगे, ज़्यादा मार्केट वैल्यू देंगे, तो मैं सस्ते दामों खरीद लूँगा और ऑटोमेटिकली कंपनी कुछ ही सालों में क्या होगी, मल्टीफोल्ड रिटर्न दे के जाएगी। ये बात समझ आती। अब मुझे एक चीज़ ये बताएं सर, अगर मैं आपसे कहूँ, गौर तो सुनना, एग्ज़ाम में आपको दिया हुआ है जी EPS 40 रुपये, और आपको ये कहा गया है जी कंपनी का PE रेशो है 12.5, ये किस काम आ सकता है मेरे लिए, वेरी गुड सर, ये मार्केट वैल्यू पर शेयर कैलकुलेट करने के काम आ सकता है। किस तरह, 40 इंटू कितना आता है। अच्छा, आप लोगों ने कभी सोचा है कि यार जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उसमें हर एक स्टैंडर्ड एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एसेट या लायबिलिटी या ट्रांजैक्शन के लिए, ऐसा PP एसेट के लिए, इन्वेंट्री एसेट के लिए, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एसेट के लिए, इंटेंजिबल्स एसेट्स के लिए, ठीक है जी। IAS 23 स्पेसिफिक किस्म की ट्रांजैक्शन के ऊपर है, IAS 1037 स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस के ऊपर है। तो क्या ज़रूरत पेश आई ISB को। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताएं, ISB ने कहा कि एक रेशो है, किसका, EPS, एक रेशो है छोटा सा। EPS कैसे कैलकुलेट होता है, प्रॉफिट ओवर शेयर्स।
अच्छा, ये अकाउंटिंग में कहीं किसी जगह डेबिट क्रेडिट भी नहीं हो रहा। आखिर इस रेशो की इतने सिग्निफिकेंस के पूरा स्टैंडर्ड बना दिया ISBN के ऊपर, क्यों है? याद रखना भाई, हमारी स्टॉक मार्केट में लोग ऐसे सोचते हैं, मैं आपको बता दूं कैसे सोचते हैं। लोग कहते हैं जी बैंक अल-फलाह का पी है 10। इसका क्या मतलब? अगर बैंक अल-फलाह आज अनाउंस कर दे कि उसने 2 रुपए का EPS कमाया, तो हम इससे मल्टीप्लाई करके बैंक अल-फलाह की मार्केट वैल्यू निकाल लेंगे। वो भाई जो छोटा इन्वेस्टर होता है, रिटेल इन्वेस्टर होता है, जो ब्रोकरेज हाउसेज में घूम रहा होता है, इसके पास कोई इतने बड़े फाइनेंशियल मॉडल्स थोड़ी होते हैं कि डिस्काउंटिंग और ये करनी और वो करनी। वो तो सीधा सीधा खड़ा होता है, उसके जहन में एक पी होता है। ठीक है जी, हर कंपनी का एक परसीव्ड प्राइस अर्निंग मॉडल मल्टीपल है लोगों के जहन में। जैसे आप मुझसे पूछेंगे PPL का मल्टीपल क्या, मैं कहूँगा 17। जिस स्टॉक मैं ट्रेडिंग करता था 17-18 में इसका मल्टीपल ट्रेड हो रहा होता था। जैसे ही अपना EPS अनाउंस करता था, हम क्या करते थे? हमने क्या करना है, EPS को मल्टीप्लाई करना है किससे? P रेशो से। और हमने क्या निकाल लेनी है? अच्छा, हमने मार्केट वैल्यू निकाली, निकली जी 500। हमने मार्केट में देखा वैल्यू चल रही है 460, हमने क्या कहा? खरीद लो। तो इस वजह से याद रखना, क्योंकि ये एक स्टैब्लिश फैक्ट है कि जो नीचे का छोटा इन्वेस्टर होता है, रिटेल इन्वेस्टर, उसके पास कोई फाइनेंशियल मॉडल नहीं है। हाँ, उसके जहन में हर एक बड़ी कंपनी का क्या है? P है। वो क्या करता है? सिंपली जो EPS अनाउंस होता है उसको P से मल्टीप्लाई करता है। अब बताओ, अगर मुझे अपनी प्राइस को बढ़ाना है, बेईमानी करके EPS ऊपर नीचे कर दूं तो क्या होगा? मार्केट वैल्यू पे असर आएगा ना लोगों के जहनों में। तो ये याद रखना कि आपसे एग्जामिनर P से मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करवा सकता है। अब मैंने आपसे 4 चीज़ें आपको बताई, मुझे आपने बताना है। हायर P इंडिकेट्स कॉन्फिडेंस, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस। इन्वेस्टर इज विलिंग टू पे अ सर्टन अमाउंट फॉर 1 रुपी ओवर अर्निंग। 2 मुर्गियां हैं, एक अंडा देती है, कीमत क्या होनी चाहिए दोनों की? साइज में भी एक जैसे, सब मामला एक जैसा है, प्राइस सेम होनी चाहिए। लेकिन आप कह रहे हो नहीं, ये सफ़ेद वाली मुर्गी मैं ज़्यादा पैसे दूंगा। क्यों? मुझे पक्का यकीन है कि ये अंडा देगी, दूसरे वाले पे डाउट है। ठीक है जी, हिस्ट्री बता रही है कभी अंडा देती है, कभी नहीं देती है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताएं सर, प्राइस अर्निंग के बारे में, हायर प्राइस अर्निंग। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, मार्केट वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी? P अगर गिवन हो, सिंपली आपने EPS से मल्टीप्लाई कर देना। ऐसा, ये बात समझ आती? अब मैं आपको एक छोटा सवाल देता हूं सर, मुझे एक सवाल आपने सॉल्व करके देना सर। डिविडेंड पर शेयर 50, ठीक है जी, ग्रोथ रेट 8%, ROE 20%, PE 17, मार्केट वैल्यू पर शेयर निकाल के दो मुझे, शाबाश। हमारी क्लास कितने बजे तक है? 1 बजे तक? यार ये तो टाइम ऐसे गुजर रहा है आजकल भी, हैं? जी, P प्राइस अर्निंग रेशो नहीं। वो वेरी गुड यार, ये कौन लड़का है? एसन, वेरी गुड। एसन और सैयद हम्माद, एक्सेलेंट भाई। ये बच्चे पहुंच गए जहां मैं पहुंचाना चाह रहा था। अल्लाह के बंदो यहाँ देख, छोड़ दो, नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ नहीं होगा। थोड़े से एनालिटिकल स्किल्स होनी चाहिए। बोर्ड पे देखो, एक बात बताओ, आपको ग्रोथ रेट गिवन है। ग्रोथ रेट गॉर्डन्स के मॉडल के हिसाब से कैलकुलेट होता है B इंटू R। अच्छा, ग्रोथ रेट कितने का दिया हुआ है? 8% का। रिटेंशन रेशो आपको पता है? नहीं। ROE कितना है आपके पास? तो रिटेंशन रेशो निकाल लो, कितना तुम रिटेन करते हो? सर B आ रहा है मेरे पास 40%। तो इसका मतलब यह है कि आप डिविडेंड कितना पे आउट करते हो? ऐसा? अच्छा, एक बात बताओ, आपने डिविडेंड दिया कितना है? 50 रुपये। इसका मतलब है भैया आपने 50 रुपये का डिविडेंड दिया है, लेकिन कमाया तो ज़्यादा होगा। उसका 60% आपने दिया है,
तो मैंने सर जो कमाया ना वो मेरा EPS है, उसका 60% मैंने डिविडेंड दिया विच इज़ 50। तो अब बताएं सर, मैं अगर आपसे कहूँ कि मेरे पास EPS कितना है जी, 83 ये मेरा EPS है। अच्छा, हमें पता है कि मार्केट वैल्यू बराबर है PE मल्टीप्लाई बाय EPS। तो PE कितना है? यह आ गई एक शेयर की पहुंचे थे, निकाल लेते तो 3 बजा दिए थे सर आपने, हैं? चलो कोई मसला नहीं, देख एक ऐसी चीज़ है जो ओवरलुक हो गया होगा, ठीक है जी। चलो जी, वेरी गुड जी, थैंक यू वेरी मच। हम इंशाल्लाह